नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम तर्कश में आपका स्वागत है। तर्कश में आज सियासत नहीं बल्कि सियासत जिनकी एक आवाज से, एक गान से सिहर उठती है। आज तर्कश में सवालों का सामना सुरों के सरताज कर रहे हैं। जी हां, हमारे साथ नरेंद्र सिंह नेगी है। नेगी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। 40-42 साल का एक लोक गायक का सफर पूरा हो चुका है, लेकिन आज भी आप 2 लाइन का कोई मुखड़ा अगर गा देते हैं, 2 लाइन का दोहा अगर कुछ छोड़ देते हैं, सोशल मीडिया में, लोक जीवन में, घर घर तक वो हर आदमी गुनगुनाने लगता है। कहाँ से लाते हैं ये लोक रंग आप पकड़ करके अपनी वाणी में, उसकी वो लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं, लंबे समय तक हमेशा के लिए चढ़े रहते हैं। मैं जनता की बात करता हूँ, पब्लिक की बात करता हूँ, और जब मैं पब्लिक की बात करता हूँ तो मैं उसमें कहीं नहीं होता हूँ। लोग नज़र आते हैं उन शब्दों में, उन गीतों में। तो जब उन्हें लगता है ये तो हमारा गीत है, ये तो हमारे लिए गाया गया है, तो लोग उसको सुनना चाहते हैं। और इसीलिए इतने लंबे समय से मैं निरंतर लोगों के लिए गाता आ रहा हूँ, और लोगों ने उसे सुना है, इसीलिए मैं टिका हुआ हूँ इतने सालों से। मुझे लगभग 42 साल हो गए हैं गीत लिखते गाते सब हुए, और आगे भी अगर लोग सुनते रहेंगे तो मैं आगे भी गाता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं गा सकूँ, अगर स्वास्थ्य साथ देगा तो। लेकिन मेरे प्रयास ये रहेगा कि मैं आखिर तक इस गीत यात्रा को आखिर तक चलता रहूं और लोगों को एंटरटेन करता रहूं। लोग कहते हैं कि पहाड़ को समझना हो तो किसी पोथी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेगी दा का कोई एक गीत सुन लो, उसमें पहाड़ का रोम रोम बसा है, पहाड़ का आंगन है, पहाड़ के पक्षी हैं, पहाड़ के पेड़ पौधे पत्ते हैं। तो पहाड़ के हर चीज़ को आपने छूने की कोशिश की है। कहाँ से ये प्रेरणा लाते हैं कि आंगन पे आप गीत लिख लेते हैं, पेड़ पत्तों पे लिख लेते हैं, बहन बेटियों पर, बेटी बवारी पर? कहाँ से ये आप पकड़ते कहाँ से हैं ये इस तरह से चीज़ों को? ज़िंदगी के 65 साल वहाँ गुजारे हैं, अपने गांव में गुजारे हैं। पौड़ी गांव का रहने वाला हूँ मैं। और वहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र का जो परिवेश है, और वहाँ से जो और भी इंटीरियर गांव में हम लोग जाते हैं, वहाँ माँ बहनों को, बेटी बुआरियों को देखते हैं कि वो किस तरह से काम में जुटी हुई हैं। तो वहाँ से ही विषय भी मिलते हैं, उन्हीं से हमें मैटर भी मिलता है, उन्हीं से हमें कंटेंट भी मिलते हैं कि ये इस विषय पर लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल इनसे जुड़ा हुआ है। ये इनका इसी विषय पर ये लोग जीवन जी रहे हैं, और ये इनके जीवन का एक हिस्सा है। तो वहीं से शब्दों को पकड़ के, उसी विषय वस्तु को पकड़ के हम लोग गीत लिखते हैं, और निरंतर गीत लिख के जब वापस उन्हें कैसेट सीडी के माध्यम से देते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, और वो फिर उसे सुनते भी हैं। नेगी दा, लोक जीवन पर जब पहली बार आपने कलम चलाई और फिर उसको अपने सुर दिए, कोई ऐसी कोई 2 पंक्तियां आपको याद आती हैं आज भी जो आपको लगती है बहुत पहले की? 40-42 साल का आपका सफर है, तो कहाँ से वो 2 लाइनें आज भी आपके जहन में लगती हैं जब आपने एक तरह से लोक जीवन को छुआ हो और वो आज भी आपको रोमांचित करती हो जब आप गुनगुनाते हो? मैंने गाना शुरू किया था तो एक तो उस समय, और उसके बाद, उसके 1 साल बाद मैंने देखा कि लोग बहुत रुचि ले रहे हैं। सन 82 में मैंने कैसेट निकाला था। उससे पहले मैं रेडियो लखनऊ से गाता था लोकगीत को। तो रेडियो लखनऊ ने वो गाने काफ़ी पॉपुलर कर दिए थे। उसके बाद फिर नजीबाबाद केंद्र खुला, तो नजीबाबाद से वो गाने पॉपुलर हो गए, लोगों के लोगों उसकी फरमाइशें करने लगे। रेडियो लखनऊ में ज़बरदस्त आपकी डिमांड थी, चिट्ठियां आती थी तो लोग कहते थे कि नेगी दा का गाना उस पर बजाओ, तो आपको फरमाइश पे आपको बुलाया जाता था। और मुझे लखनऊ में जो राज्यपाल का एक पुरस्कार होता है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लोक कलाकार का, मुझे लखनऊ में वो पुरस्कार भी मिला है। इसीलिए कि उन्होंने जो मेरा फरमाइश का वो देखा कि इस कलाकार की सबसे ज़्यादा फरमाइश होती है, इसलिए वो पुरस्कार है मुझे उसमें लखनऊ में रखा गया, और राज्यपाल ने वो पुरस्कार दिया था। तो ये लोग ही, हमारे समाज के लोग जो गांव में हैं, वही मेरी प्रेरणा के स्रोत भी हैं। उन्हीं से प्रेरणा मिलती है, उन्हीं से मुझे सब्जेक्ट विषय भी मिलते हैं, और फिर हम उसी से गीत को आगे बढ़ाते हैं, और फिर वो लोगों को वापस
आपकी आवाज में वो कोई दो लाइनें जो बहुत पहले की, जब आपने लोक जीवन पे कभी जिनको गुनगुनाया हो? वो पहाड़ में जब सबसे पहले गाड़ियां आई थी, उसके बाद सड़कें भी कच्ची थी, और मोटर में जो स्थिति होती है, एक लाइन में एक ही बस जाती थी, तो बस के सवारियां ज़्यादा होती थी। उस पर भी मैंने जब वो माहौल देखा तो उस पर मैंने गीत लिखा था। वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था वो गीत, तो मुझे कुछ उसकी पंक्तियां याद है। ऊंचा निसा डांडो मा टेढ़ा मेढ़ा बाटो मा, ऊंचा निसा डांडो मा टेढ़ा मेढ़ा बाटो मा, थरा रा पुआ पुआ चली बे मोटर चली, थरा रा पुआ पुआ चली बे मोटर चली। लोगों ने कहा कि जब आपने ये गाना गाया तो जो बस चलती थी उस बस में भी यही बजता, क्योंकि तब कैसेट हाँ, आ गए थे। उस समय कैसेट के अंदर मैंने एक चीज देखी उस समय कि रोडवेज की गाड़ियों में भी टेप रिकॉर्डर, वो लगने शुरू हो प्लेयर गए थे, लगने शुरू हो गए और ये थे। हिट हो गया यही गाना और उसमें। वो गाना फिर चल रहा है, और सवारियों को बड़ा, बाद में खैर वो बैन भी हुआ एक्सीडेंट वगैरह होने की वजह से, लेकिन उस समय गाड़ियों में उसी समय से ये टेप लगने शुरू। टिहरी डैम जब बन रहा था, टिहरी डूब रही थी, तब फिर आपने एक बार लोगों के दिल को छुआ जब आपने कहा कि टिहरी डूबन हाँ, लगी च बेटा। तो आपने अपने एक तरह से पहाड़ के बेटों को संबोधित करते हुए वो गाना लिखा था। तो वो टिहरी में मैं 82 में 82 में मैं टिहरी में सर्विस कर रहा था, नौकरी कर रहा था। उन दिनों सर्वे चल रहा था ये मकानों का और खेतों का, कि कहाँ किसका मकान डूबेगा, किसका खेत डूबेगा, ये सब चल रहा था। और फिर उसके आगे मैंने सोचा कि एक दिन ये घर, ये मकान, ये आंगन, ये खेत, ये सारे डूब जाएंगे पानी में, और ये लोग जो हैं, जो लोगों की स्मृतियों में हैं, एक एक घर का एक एक पत्थर, एक एक आंगन चौक, और वो सारी चीज़ें जो एक किसान परिवार के लिए होती हैं, वो सब डूब जाएंगे पानी में। तो उस पर फिर मैंने एक गीत लिखा था। वो गीत टिहरी के लोगों ने नहीं, वो सारे लोगों ने बहुत पसंद किया। अबारी दांतू लंबी छुट्टी लेक आई, ऐगे बगत आखिर टिहरी डूबण लग्यूं चा बेटा, दाम का खातिर अबारी दांतू लंबी छुट्टी लेके आई। गैरसैंण को लेकर के आज भी मौजूदा सरकार भी बात कर रही है। स्पीकर गोविंद सिंह कुजवाल कई बार कह चुके हैं, और सरकार भी अपने स्तर पर गैरसैंण में एक दूसरे तरह के विकास की योजना का, रोड मैप का दावा करती रहती है। गैरसैंण को लेकर के भी आपने गीत लिखा था। उत्तराखंड का जब निर्माण हुआ तो लोगों ने महसूस किया कि जो राजकाज है वो लखनऊ बहुत दूर बैठा रहता है, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। तो हम ऐसा कुछ करें कि जब एक अलग राज्य बन रहा है तो राजधानी ऐसी जगह हो, यानी कि जो हमारा नौकरशाह हो, हमारा राजनेता हो, वो इतना पास हो कि हम अगर आवाज़ लगाएं तो वो हमारी पीड़ा को देख सके। तो गैरसैंण के दर्द को भी आपने बयान किया था। गैरसैंण को लेकर क्या आप सोचते हैं? गैरसैंण को ये मैं आपको बता दूं कि राज्य बनने से पहले राजधानी तय हो गई थी। शहीदों ने भी, जो शहीद हुए इस आंदोलन में, और जो सारे लोग चिंतक थे, जो राज्य की जो मांग कर रहे थे, उन्होंने राजधानी पहले तय कर दी थी। बहुत बड़ी बात। हाँ, और क्यों वो पहले? इसलिए कि गैरसैंण जो है वो गढ़वाल और कुमाऊं जो दो मंडल हैं उनके मध्य में है। तो अगर उसका विकास होगा तो दोनों तरफ होगा, इधर वो गढ़वाल की तरफ बढ़ेगा, उधर वो कुमाऊं की तरफ बढ़ेगा। तो एक आदर्श जगह थी, और पहाड़ के बीच में था। पहाड़ के बीच में राजधानी का होना जो है, ये विकास की गारंटी थी कि इससे पूरे पहाड़ का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। विकास आज भी है, लेकिन वो इन जगह पे हो रहा है जो मैदानी क्षेत्र हैं, जो मैदानी क्षेत्र, देहरादून, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर। पहाड़ों की स्थिति आज भी कम वैसी ही है। वो इसलिए कि वहाँ सड़कों का अभाव है, वहाँ बहुत सारी चीज़ों का अभाव है। अधिकारी वहाँ जाना नहीं चाहता, डॉक्टर वहाँ जाना नहीं चाहता, बहुत सारे दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियाँ हैं उसमें, एक लंबी लिस्ट है। तो इसलिए लोगों ने सोचा था कि गढ़वाल के बीच में, अगर पहाड़ के बीच में ये होगा तो निश्चित रूप से ये इसके सड़कें बनेंगी, लोग जो हैं
अधिकारी यहाँ आएंगे, यहाँ रहेंगे तो विकास ये होगा। सपना आपको लगता है कभी पूरा होगा? आज जो सिस्टम देख रहे हैं, 16 साल का राज्य हो गया। मुझे तो लगता है कि लोग ठगे जा रहे हैं। ना भी कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन कर भी कोई नहीं रहा है। अब इस समय वर्तमान कांग्रेस सरकार ने वहाँ भवन बनाने की प्रक्रिया तो शुरू की है, बन भी रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो है देहरादून में भी बड़ी चर्चाएं हैं कि यहाँ भी राजधानी बनेगी और ये बनेगी। तो ये इससे लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि अगर गैरसैंण राजधानी आप मान चुके हैं तो आपको गैरसैंण में राजधानी बनानी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या वही आ रही है कि दो किस्म की इन स्थितियों को रखते हुए लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। आपको लगता है सियासतदान है वो पहाड़ और प्लेन का बैलेंस करके, वोटों का बैलेंस करके चल रहे हैं कि गैरसैंण में भी हम विधान भवन बनाएंगे, विधायकों का वहाँ पे हॉस्टल बनाएंगे या उनके रहने के लिए बनाएंगे? यहाँ देहरादून में, रायपुर में भी एक नई विधानसभा की बातचीत भी चलती है। मैदान के लोग कब कह रहे हैं कि साहब आप पहाड़ में मत बनाइए राजधानी? बहुत सारे मैदान के नेताओं ने तो कहा है। शायद नेताओं को आशंका हो। हाँ, लेकिन इनको खुद ही आशंका है, इनको खुद ही आशंका है। ऐसा नहीं है कि राजधानी से इनके वोट हिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। और राजधानी का पहाड़ में, अब 13 जिलों में से 10 जिले आपके पहाड़ में हैं। और देखिए देहरादून के डेवलपमेंट, पहले भी देहरादून शहर डेवलप था, जिला रहा, हरिद्वार पहले भी डेवलप था, उधम सिंह नगर पहले भी डेवलप था। ये राजधानी के मोहताज तो नहीं थे, कभी भी नहीं। मसूरी हुआ, देहरादून हुआ, नैनीताल हुआ, ये राजधानी के मोहताज नहीं थे। यहाँ लोग आते थे और बहुत अच्छे ढंग से रहते थे। यहाँ पर सारे रिटायर्स लोग जितने भी थे देहरादून में घर बनाना चाहते थे, पहले भी जब राजधानी की कल्पना नहीं थी। तो ये लोग तो उसके मोहताज नहीं। लेकिन एक हमने कहा पहाड़ में एक ऐसी जगह हो, एक नई राजधानी, एक नया शहर डेवलप करें, इस राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए एक शहर डेवलप हो जो गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य में हो, जहां सबको आसानी हो। तो ये सोचा लोगों ने, पब्लिक ने सोचा, यहाँ के लोगों ने। और जो कमेटी इसमें गठित की गई थी उसमें भी ये बात निकल के आएगी, ज़्यादातर लोग गैरसैंण के पक्ष में हैं। लेकिन नेताओं का क्या करें कि वो किस ढंग से उन्होंने इस बात को लिया, कुछ उनको संतुष्ट करने के लिए वहाँ भी और देहरादून में भी। तो ये बड़ा भ्रम में डालने वाला राजधानी का मुद्दा है। पलायन को भी आपने अपनी कलम का भी और अपने आवाज़ का भी विषय बनाया। आपको लगता है कि पहाड़ खाली हो रहे हैं? समय रहते अगर कोई रोड में पहाड़ को लेके, चाहे वो स्थायी राजधानी पहाड़ में या गैरसैंण में हो या कोई दूसरा कोई अगर रोड मैप नहीं बनाएंगे तो पहाड़ बिल्कुल सूने हो जाएंगे, जो आपका दर्द भी। पलायन को मैं नेताओं की, हमारी सरकारों की असफलता मानता हूं। आप यहां रोजगार नहीं दे, पलायन आदमी सबसे पहले रोजगार के लिए करता है। आप उन्हें रोजगार नहीं दे पाए, उनको उम्मीद उनकी जो है धूमिल हो गई कि यहाँ रोजगार नहीं मिल पाएगा उसके स्तर का। उसके बाद आप यहाँ गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों को नहीं ला पा रहे हैं। बहुत कोशिशें जरूर की हैं, लेकिन उन कोशिशों के बावजूद भी डॉक्टर पहाड़ों में रहने को तैयार नहीं है, पहाड़ में आने को तैयार नहीं है। अब देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये अगर लोगों को नहीं मिलेगा तो लोग नीचे उतर के आएंगे। और आज भी उधम सिंह नगर हो चाहे आपका देहरादून हो, ये पहाड़ों से उतर के अधिकांश लोग वही आ रहे हैं और आएंगे। उसमें जहां आप सुविधाएं रखेंगे लोग उधर आएंगे। मैं पलायन को लेके मैं तमाम नेताओं, अधिकारियों से बात करता हूं और एक सवाल यही उठता है, आपके सामने भी रख रहा हूं क्योंकि लोगों के जहन में भी ये बात आती है। अक्सर लोग इसकी बात करते रहते हैं कि जो नीति नियंता है वो अक्सर पलायन रोकने की बात करते हैं, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो या पूर्व मंत्री, विधायक हो, यहाँ तक कि जो कलाकार भी हों। लोग यहाँ तक कहते हैं कि भाई तमाम जो हमारे जो लोग कलाकार भी हैं, जिनमें लोग आपको भी शामिल करते हैं, दूसरे कलाकारों को भी, कि सभी लोग कोशिश करते हैं राजधानी देहरादून की तरफ बढ़ने की, लेकिन पलायन रोकने की बात करते हैं। तो इसलिए जो पहाड़ का आदमी है उसके मन में एक थोड़ा सा एक भय पैदा होता है कि जो नीति नियंता है, जो प्रभावशाली लोग हैं, चाहे साहित्य के क्षेत्र के आप जैसे प्रभावशाली लोग हों, चाहे या सत्ता में बैठे लोग हों या ब्यूरोक्रेटिक लोग हों या उद्योगपति, बिजनेसमैन हों, ये सभी प्रभावशाली लोग होते हैं, प्रभावशाली तबके हैं। लेकिन ये लोग माइग्रेट कर जाते हैं देहरादून की तरफ। तो फिर हमको लगता है कि शायद ये देहरादून को ही राजधानी के तौर पर ही देखना चाहते हैं भविष्य में। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम गैरसैंण के पक्ष में क्यों होते? यहाँ बहुत सारे लोग हैं
जो गैरसैन्य पक्ष में अधिकांश लोग जैसे अभी बात हुई है के पक्ष में हैं। और ये नहीं है कि जो लोग प्रवासी हो गए हैं उनको इस राज्य की चिंता नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने बताया कि वो किसी वजह से उन्होंने पलायन किया है, वहाँ उनके विकास की संभावनाएं ज़्यादा हैं। आप किसी को पहाड़ में ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते कि आप बिना डॉक्टर के यहाँ रहो, आप बिना बच्चों की अच्छी एजुकेशन के यहीं रहो, आप जो हैं बिना रोजगार के यहीं रहो, ये प्रेशर आप नहीं डाल सकते हैं। हाँ, उसे डेवलप करिए और बेहतर उसके जीवन बाद जीने का हक सबको है। जीने का हक सबको है। जीवन जो है कोई 1000 साल का नहीं है। आधा जीवन अगर उस किसी ने वहां बिता दिया तो बाकी वो बुढ़ापा अगर सुविधाओं के बीच में गुजारना चाहता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप पहाड़ के लिए सोचिए, और पहाड़ में आज भी लोगों के पास अपने घर हैं, भले वो पलायन कर गए हों लेकिन उनके घर हैं और अधिकांश लोगों का आना जाना है बना हुआ। अगर वहाँ सुविधाएं होंगी, उनके गांव में सड़क आएंगी, लोग आएंगे, लोग निश्चित रूप से आएंगे। मैंने भी 60-65 साल वहाँ पर गुजारे हैं, अपने गांव में गुजारे हैं, और मैं लगातार जाता रहता हूँ। ये अभी 2-3 साल से मैं यहाँ पर देहरादून में अपने लड़के के साथ में हूँ। जब कोई गीत आप रचते हैं, जब कोई गीत आप गाते हैं, तो जो आम आदमी है, जो पहाड़ में दूर बैठा है या देहरादून में या दिल्ली में है, बम्बई मुंबई में है, कहीं भी है पहाड़ का आदमी, वो बड़ा उसको गुनगुनाता है, बड़ा खुश होता है, वो इंतज़ार करता है कि नेगीदा की कोई नई कैसेट नहीं आई है, नई सीडी नहीं आई, नया गाना नहीं आया। लेकिन जब आप गाते हैं तो सियासत कांपने लग जाती है। लोगों ने कहा कि एनडी तिवारी की सरकार में लाल बत्तियों का जब रेला बटने लगा, लोगों में चर्चा हुई कि शाम को जाइए तिवारी जी से मिलने, वो बड़े दरिया दिल हैं, सुबह लाल बत्ती लेकर के लौटेंगे। तब आपने नौछम्मी नारायणा गाया, तो उसके बाद ऐसा सिलसिला हुआ कि वो इतना पॉपुलर हुआ, इतना हिट हुआ। लोग तो यहाँ तक कहते हैं उसको, उसमें कितनी सत्यता है कि अगर 2002 की 2007 में जो कांग्रेस की सरकार गई और भाजपा आई तो कहीं न कहीं उसका एक बड़ा कारण नेगीदा का नौछम्मी नारायणा भी था। हाँ, ये बात आपने सही कही कि उस गीत का प्रभाव लोगों पर था, चुनाव के टाइम पर उस गीत का प्रभाव था। और जो हमारे ये मुख्यमंत्री थे निशंक जी से भी पहले, भगत दा ने लखनऊ में हमारा एक प्रोग्राम था, एक कार्यक्रम था वहाँ पर उत्तरांचल के उसमें, तो वहाँ पे उन्होंने, वो मुख्य अतिथि थे भगत सिंह कोश्यारी जी, और कोश्यारी जी ने कहा कि अगर आज हम सत्ता में हैं तो नेगी जी के उस गीत की वजह से हैं। ये कोश्यारी जी ने वहाँ पर कहा था 2007 के बाद। 7 के बाद। और इसका उल्लेख एक वो मनु पवार ने जो एक किताब लिखी थी इनसाइड स्टोरी ऑफ नौछम्मी नारायण, उसमें भी उन्होंने उसका जिक्र किया है कि भगत दा ने वहाँ मंच से ये बात कही थी। तो खैर मैं उसका बात पे नहीं जा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उसका प्रभाव पड़ा, और उसी का ये सरकार के लोग माने ना माने, लेकिन उसी का प्रभाव है कि आज उसके बाद के सरकारों ने एक एक लाल बत्ती बांटने में उनके हाथ कांपे। जो तिवारी जी के बाद की सरकारें आई, उन्होंने फिर इस तरह से, उनको ये बात तो समझ में आ गई, इस छोटे से राज्य में इसके संसाधनों की इस तरह से लूट नहीं होनी चाहिए, इतनी लाल बत्तियां। आपको कैसे लगा कि अब नौछम्मी नारायणा गाना चाहिए, अब बहुत अति हो गई है? नहीं, मैं लोगों के बीच में था, लोगों के साथ था, हर बार हर गली में, हर चौराहे में, हर पान की दुकान में यही चर्चा थी, यार ये उसको भी लाल बत्ती मिल गई। और जिन लोगों को हम जानते भी थे, अधिकांश लोगों को, वो लाल बत्ती लेके आ गए। और क्या उनका योगदान है इस समाज के लिए, इस पहाड़ के लिए, इस राज्य के लिए, वो सब सामने था। कोई योगदान नहीं है, लेकिन वहाँ जाते थे, लाल बत्ती लेके आ जाते थे। और 250 से ऊपर लाल बत्तियाँ, और एक लाल बत्ती पे कितना खर्चा उस समय था, वो जो आंकड़े आए हैं 3-4 लाख रुपया पर लाल बत्ती पे पर मंथ खर्च हो रहा था। तो ये लगा कि ये इस राज्य, पहले तो एक गरीब राज्य, एक नया राज्य, और उस पर इतना वो, फिर जो विवेकाधीन कोष है उसका दुरुपयोग, वो कैसे कैसे लोगों को दिया गया जिनको आवश्यकता ही नहीं है, वो ऑलरेडी जो है वो संपन्न लोग हैं, उसका आरटीआई से निकाल के पता लगा कि वैसे ऐसे लोगों को दिया गया है। बहुत सारी जो चीज़ें उसमें हैं, वो चीज़ें हमने कहा कि ये बिंदु ज़रूर आने चाहिए, लोगों को एहसास होना चाहिए कि ऐसे उत्तराखंड का राज्य ऐसे नहीं चलने वाला है।
है ना, लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। और उस गीत की पॉपुलैरिटी से पता लगता है कि लोगों को लगा कि ये आज भी कभी उसको गुनगुनाते हैं? कुछ बहुत गाता हूं मैं तो, ये मंचों में वो गीत बहुत लोग पसंद करते हैं, और फिर गाना पड़ता है जब बहुत फरमाइशें आ जाती हैं तो गाते हैं। कल जुगे तारी रे नौ छमी नारेणा, उत्तराखंड मुरारी रे नौ छमी नारेणा, कल जुगे तारी रे नौ छमी नारेणा, उत्तराखंड मुरारी रे नौ छमी नारेणा, कल जुगे तारी रे नौ छमी नारेणा, तिले धारू बोला रे नौ छमी नारेणा। फिर उसके बाद दोबारा फिर एक गाना आपने, फिर भाजपा खुश हो रही थी जब सरकार तो उनकी आई, लेकिन जब भाजपा की सरकार आई तो आपने अब कथको खेलो आपने फिर गा दिया। हाँ जी, वो था, लेकिन मैंने नौ छमी नारायण में भी भाजपा शासन से ही शुरुआत किया था गीत का, कि किस तरह से भाजपा शासन की शुरुआत हुई थी और किस तरह से इन्होंने अपने गले में मालाएं पहना के और फिर सो गए। वो सारे मुद्दे इन्होंने पीछे छोड़ दिए, क्योंकि ये तो बिना इलेक्शन में गए हुए ही सत्ता में आए थे। तिवारी सरकार पे आपने गीत लिखा, फिर निशंक सरकार पे अब कथको खेलो आपने लिखा। चर्चा ये फिर अब आजकल चलती है, अब एक बार फिर चुनाव आने वाला है, लोग बड़ी उम्मीद से, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पिछले 4.5-5 साल का टेन्योर इस कांग्रेस की सरकार का रहा है, एक तो इसमें 2 मुख्यमंत्री, पहले विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने, अब हरीश रावत मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद 18 मार्च का घटनाक्रम हुआ। ये सब अभूतपूर्व घटनाएं इस सरकार में कई ऐसी हुई हैं जो लोग या राज्य पहली बार उनको फेस कर रहा, देख रहा है। लोग कहते हैं चुनाव सामने है, लेकिन नेगीदा अब कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए, मैं एक बताऊं दूं, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो लोग हैं कौन? मुझ पे भी बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारे प्रेशर लोग डालते हैं, लेकिन मैंने नौ छमी नारायण और अब कदगा खेलो बनाने के बाद कुछ सीखा है, कुछ मेरी भी समझ में आई है, मुझे भी अनुभव हुआ है कि उन गीतों का लाभ किसने उठाया, उसका लाभ किसको हुआ, जनता को लाभ हुआ या क्षेत्रीय दलों को लाभ हुआ, किसको लाभ हुआ? कांग्रेस पे लिखो तो भाजपा को लाभ मिलता है, भाजपा पे लिखो तो कांग्रेस को लाभ मिलता है। तो ज्यादातर तो वही लोग हैं जो कि प्रभोग कर रहे हैं कि लिखो 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 लिखो। चेहरे बदल जा, आपको लगता है कांग्रेस भाजपा में चेहरे बदल जाते हैं? दोनों में कोई अंतर, मैंने तो दोनों का शासन देखा है, मुझे तो उनमें कोई अंतर नजर नहीं आता, मुझे तो दोनों एक जैसे लगते हैं, है ना। और दूध का धुला कोई नहीं है नेता आज जिसको हम कसम खा के कह दें कि ये नेता दूध का धुला है। वो नेता तो, मुझे तो एक भी नेता यहाँ पर दूध का धुला नहीं लगता है। जिसके पीछे की कहानियाँ देखो, कुछ वर्तमान देखो, वही आगे भविष्य भी वही होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से अव्यवस्थाओं पर व्यंग मैं पहले भी करता रहा हूँ। होली पे आपने अभी भी किया है? हाँ, होली में भी किया है मैंने, उसमें ना तो वो व्यंग तो मैं बराबर करता हूँ, आगे भी करूँगा। लेकिन मैं आपको एक बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि अब वो माहौल नहीं है। माहौल मतलब सीडी और कैसेट का। सीडी कैसेट खत्म हो चुकी हैं, उसका मार्केट जीरो हो गया है। ना सीडी बिकती है ना कैसेट बिकता है। किसी के घर में सीडी प्लेयर भी नहीं रहा, कैसेट प्लेयर भी नहीं रहा, सब खत्म हो गया है माहौल। तो अब कौन सा जरिया है जो लोगों तक पहुंचाया जाए उस चीज को? वो जरिया जो पिछले 2 नंबरों के उसमें था, 2 एल्बम के उसमें था, वो माहौल अब नहीं रहा है। यानी आपको लगता है कि अब विपक्ष चाहता है कि सत्ता पक्ष पे लिखेंगे तो चुनाव में उनके लिए रास्ता आसान होगा? यही बात है, मेन बात यही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने लिखना छोड़ दिया हो। इन 3-4 सालों में कुछ लिखा है आपने ऐसा, कुछ पॉलिटिकल व्यंग, खास तौर पर जो होली पे अभी आपने कुछ होली लिखा पे है? मैं होली पे जब ये वो बागी भागे थे उस समय लिखा था, मुझे पंक्तियां याद रहती नहीं हैं। ये एक होली का गीत था जो आपके ब्रज में बहुत गाया जाता है। भर भर पिचकारी रंग डारो रे, होली आई रसिया, भर भर पिचकारी रंग डारो रे, होली आई रसिया, हरदा को मुंडारू हरक की ठरक,
हरदा को मुंडारू हरक की ठरक, बीजेपी की लार लरक तरक, मिलजुल सरकार गिराओ रे, होली आई रसियाओ, भर भर पिचकारी रंग डारो रे, होली आई रसिया। तो ये व्यंग तो होते रहेंगे जब भी जैसी जैसी आगे भी आएंगे व्यंग। लेकिन आपका ये कहना है कि कोई राजनीतिक दल ये न सोचे कि वो आपके व्यंग को आधार बना के, सीडी बना के सत्ता की मैं वो भी वैतरणी पार कर लेगा। सोच रहा हूं मैं कि ये कौन लोग लाभ लेना चाह रहे हैं उस गीत का, क्या पब्लिक उस गीत का लाभ लेना चाह रही? क्योंकि मैं चलो ये सरकार गिर जाएगी, उसके बाद कौन सी आएगी? जाहिर है कि दूसरी सरकार आज विपक्ष में है, तो उन पे भी तो गीत लिखे गए हैं, है ना, फिर वो आएगी। तो इस तरह से अदला बदली हो रही है। लेकिन ये भी सच है कि जो भी इस राज्य में गलत नीतियां हो रही हैं, गलत काम हुए हैं, उनको भी आना चाहिए, और कभी ना कभी ज़रूर आएंगे जब भी अवसर मिलेगा। लेकिन वो मेरी चिंता ये है कि वो लोगों तक पहुंचाएं कैसे उसको। पहले सीडी कैसेट थी, लोग घर ले जाते थे तो फिर घर पे बजाते थे, तो उसका प्रभाव ज़्यादा। लेकिन एक कंट्रोवर्सी आजकल चल रही है उत्तराखंड में। लोगों ने कहा कि भाई केदार पे जो काम हुआ सब बातें ठीक हैं, कैलाश खेर को लाया जाता है, 10-12 करोड़ के सीरियल और गाने बनवाए जाते हैं, 3-4 करोड़ रुपए दे भी दिया जाता है आपदा के मद से। यहाँ के लोग कलाकार बैठे हैं और मुंबईया कलाकार आकर के इतना महंगा काम कर रहा है। आप इस कैलाश खेर वाली पूरी कंट्रोवर्सी को आप एक लोग कलाकार भी हैं, किस नज़रिए से देखते? नहीं, मैं तो इसको धन का दुरुपयोग मानता हूँ। इतना उस विषय पर इतना पैसा खर्च करना, वो भी आपदा की मद से। आपदा की मद जो है गाने बजाने के लिए नहीं थी, आपदा की मद तो लोगों की मदद करने के लिए थी, उस मद से लिया है। और मुझे जानकारी मिली है कि ये निर्णय पिछली मुख्यमंत्री का था, विजय बहुगुणा जी का था, उन्हीं के उसमें हुआ ये। और कोई आर.के. सिंह थे शायद, उन्होंने ये करवाया था, ये काम करवाया था। लेकिन अगर वर्तमान सरकार को भी चाहिए कि इस तरह के धन का जो दुरुपयोग हो रहा है, इसको अपने स्तर से रोकने की कोशिश करें। चाहे उनके पूर्ववर्तियों ने क्या किया क्या नहीं किया, पब्लिक ये नहीं जानती। पब्लिक तो जो वर्तमान में है, पब्लिक उनसे सवाल करेगी, आप उसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि इतनी बड़ी रकम एक गाने के लिए अगर उनको दिया गया है तो ये धन का दुरुपयोग है। और यहाँ के कलाकारों को छांट के भी ये काम करवाया जा सकता था, ये गीत लिखवाए जा सकते थे। यहाँ के लोग अपने कलाकारों को सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे, बजाय ये है कि वहाँ बम्बई के कलाकारों को से आपने वो किया, उनकी आवाज़ उनके कानों में रची बसी आवाज़ है, उन आवाज़ों का उपयोग होता तो ज़्यादा बेहतर होता। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने नरेंद्र सिंह नेगी जी को सुना भी और जो उन्होंने कहा उसको समझा भी। साफ तौर पर नेगीदा का ये कहना है कि वो गाने व्यंग आज भी लिखेंगे, गीत वो आज भी लिखते हैं, लिखते रहेंगे। लेकिन अब उन्होंने जो पुराने 2 पॉलिटिकल स्टायर अपने लिखे थे, उसके बाद उन्होंने देखा कि किस तरह से उसका सियासत के मंच पर किस तरह नफ़ा नुकसान होता है, इसलिए अब वो संभल के चल रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में मौजूदा हालात को लेकर भी कोई उनका पॉलिटिकल व्यंग हमें जरूर सुनने को देखने को मिलेगा। नमस्कार।